वेलकम टू लर्न टुगेदर। मेरा नाम है संजना और इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री को। मॉडर्न हिस्ट्री का एक नया सीरीज स्टार्ट हुआ है जिसके तहत हम लोगों ने इसके पहले भी वीडियोस देख लिए हैं और अब इसका सीरीज जो है वो आगे चलता रहेगा। तो इसके पहले की वीडियो को भी आप लोग देख लेंगे और इस सीरीज़ में आप लोग कंटिन्यू बने रहेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ के जो प्रश्न हैं वो बीपीएससी टीआरडी 2.0 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग अगर हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री अगर आप लोगों का सब्जेक्ट है, चाहे वो 6 to 8 के लिए हो, 9th-10th के लिए हो या फिर 11th-12th के लिए हो, हर एक प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं वो इस वीडियो में यानी कि इस सीरीज़ में कवर होने वाले हैं। तो आप लोग हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो आते हैं हम लोग अपने प्रश्न पर। हमारा जो प्रश्न है ये है, भारत की पहली रेलवे लाइन किन स्थानों के बीच तथा कब चली? भारत की जो पहली रेलवे लाइन है वो किन स्थानों के बीच और कब चली? तो दिल्ली आगरा के बीच 1854 ईस्वी में, बम्बई पुणे के बीच 1853 ईस्वी में, बम्बई ठाणे के बीच 1853 में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत में पहली रेलवे लाइन जो है वो किन स्थानों के बीच चली तथा कब चली? तो इतना तो हम लोगों को पता है कि रेलवे सबसे पहले 1853 में चली। रेल सबसे पहले कब चली? 1853 में चली। लेकिन कहाँ से कहाँ तक चली? तो ये चली बम्बई से ठाणे के बीच। बम्बई से ठाणे के बीच चली और कब? तो 1853 में चली। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ। भारत में प्रथम रेल लाइन का जो निर्माण हुआ तो वो कहाँ पर हुआ? हावड़ा और सेरामपुर के बीच, बम्बई और ठाणे के बीच, मद्रास और गुंटूर के बीच, या फिर दिल्ली तथा आगरा के बीच। तो प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ तो ये कहाँ पर हुआ? तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कहाँ हुआ? बम्बई और ठाणे के बीच हुआ। कहाँ पर? बम्बई और ठाणे के बीच में हुआ। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ? भारत में जो प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ तो वो किन नगरों के बीच में हुआ? हावड़ा और श्रीरामपुर, बम्बई और ठाणे, मद्रास और गुंटूर, या फिर दिल्ली और आगरा। भारत में प्रथम रेल लाइन, भारत में प्रथम रेल लाइन जो है तो इसका निर्माण किन नगरों के बीच हुआ? किस किस नगर के बीच में हुआ? तो ये बम्बई और ठाणे के बीच में हुआ। बम्बई और ठाणे के बीच में। भारत में पहला रेल मार्ग कहाँ से कहाँ के लिए खुला था? भारत में जो पहला रेल मार्ग था वो कहाँ से कहाँ तक के लिए खुला था? तो कलकत्ता से रानीगंज, बॉम्बे से पूना, कलकत्ता से जमशेदपुर, बॉम्बे से ठाणे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि लाइन से ही क्वेश्चंस हम लोग देखते जा रहे हैं और एक चीज़ यहाँ पर हमें मिल रही है कि क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जा रहा है जिसमें स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे। तो क्वेश्चन जो है वो पूछने का तरीका बदल दे रहा है। आंसर जो है वो सेम है लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो अलग हो जा रहा है। तो भारत में पहला रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक के लिए खुला था? तो ये खुला था बॉम्बे से ठाणे के लिए। कहाँ से? बॉम्बे से ठाणे के लिए खुला था। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? अब अगर पूछ दे कि भारत में सबसे पहले किस कंपनी ने रेल सेवा प्रारंभ की तो हम लोग क्या बताएंगे? तो ईस्टर्न रेलवे, ग्रेट इंडियन से, पेनिनसुलर रेलवे, मद्रास रेलवे, अवध तिरहुत रेलवे। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? रेल सेवा भारत में किस कंपनी ने सबसे पहले प्रारंभ की? तो ये ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। कौन सी ये कंपनी थी? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने। भारत में सर्वाधिक पूंजी निवेश किस क्षेत्र या फिर क्षेत्रों में हुआ? भारत में सर्वाधिक पूंजी निवेश किस क्षेत्र या फिर क्षेत्रों में हुआ? तो चाय, कॉफ़ी और नील में, रेलवे, बैंकिंग, बीमा तथा जहाजरानी में, सूती कपड़ों में, जूट मिल में।
तो ये ब्रिटिश इंडिया की बात हो रही है। तो भारत में सर्वाधिक पूंजी निवेश किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये पूंजी निवेश हुआ था रेलवे, बैंकिंग, बीमा तथा जहाजरानी में। रेलवे, बैंकिंग, बीमा तथा जहाजरानी में सबसे अधिक पूंजी निवेश किया गया था। ब्रिटिश भारत में रेलवे की उपयोगिता पर किसने कहा था? ब्रिटिश भारत में रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है, यह दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है। ब्रिटिश भारत में रेलवे की उपयोगिता पर किसने कहा था कि ब्रिटिश भारत में रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है, यह दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है? ये कथन किसका है? दादा भाई नौरोजी का, D.E. वाचा का, G.B. जोशी का, या फिर बाल गंगाधर तिलक का? ये कथन किसका है? तो ये कथन है बाल गंगाधर तिलक का। किसका है? बाल गंगाधर तिलक का है। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने कहा था कि भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है? एक समाचार पत्र है जिसने ये कहा था कि भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है। तो बताना है कि वो समाचार पत्र कौन सा था। सहचर, दैनिक समाचार चंद्रिका, मदोवृत, इंदु प्रकाश। तो निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने कहा था कि भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है? तो ये कहा था सहचर समाचार पत्र ने। किसने कहा था? सहचर समाचार पत्र ने ये कहा था। भारत में विदेशी पूंजी निवेश का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस उद्योग में हुआ? भारत में विदेशी पूंजी निवेश का प्रारंभ, यानी विदेशी पूंजी का जो निवेश भारत में हुआ, तो वो किस उद्योग में शुरू हुआ? वो किस उद्योग में शुरू किया गया? जूट उद्योग में, कोयला उद्योग में, जलयान निर्माण में, या फिर रेलवे में? तो भारत में विदेशी पूंजी निवेश का जो प्रारंभ हुआ ये किस में हुआ? तो ये हुआ सबसे पहले रेलवे में। किस में हुआ? रेलवे में हुआ। भारत में जब रेल मार्ग पहली बार प्रचलित हुए उनका प्रमुख उद्देश्य था। भारत में जब रेल मार्ग है ये पहली बार क्या हुआ? जब प्रचलित हुआ तो उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? वाणिज्य एवं व्यापार की सुरक्षा प्रदान करना, कृषि वाले क्षेत्रों को बाजार से जोड़ना, सैनिक संचार को अधिक अच्छा और अधिक गतिमान बनाना, सस्ता यात्री परिवहन प्रदान करना। भारत में जब रेल मार्ग पहली बार प्रचलित हुआ तो उसका प्रमुख उद्देश्य था। तो उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो ये था कृषि वाले क्षेत्र को बाजार से जोड़ना। क्या था? कृषि वाले क्षेत्र को बाजार से जोड़ना था। निम्नलिखित में से किन दो स्थानों के बीच सर्वप्रथम रेलवे मार्ग का निर्माण हुआ था? किन दो स्थानों के बीच रेलवे मार्ग का सर्वप्रथम पहले निर्माण हुआ था, यानी कि सर्वप्रथम किन दो स्थानों के बीच में रेलवे मार्ग का निर्माण हुआ था? तो अहमदाबाद और एवं सूरत, बीकानेर एवं जोधपुर, कलकत्ता एवं रानीगंज, मद्रास एवं अर्काट। तो यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से किन दो स्थानों के बीच सर्वप्रथम रेलवे मार्ग का निर्माण हुआ था। तो अगर पूछे कि सर्वप्रथम रेलवे मार्ग का निर्माण कहाँ पर हुआ था, सर्वप्रथम रेलवे मार्ग का निर्माण कहाँ हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था? ये बम्बई से कहाँ पर हुआ था? बम्बई से थाने के बीच में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई से थाने के बीच में हुआ था। सबसे पहले अगर पूछेगा कि रेलवे मार्ग का निर्माण किन दो स्थानों के मध्य हुआ था, तो बम्बई से थाने के मध्य हुआ था। लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में। प्रश्न में क्या है? निम्नलिखित है, यानी कि नीचे जो लिखा हुआ है उसमें से बताना है कि सबसे पहले कौन है। नीचे जो लिखा हुआ है, जो ऑप्शन में दिया हुआ है, इसमें बताना है कि सबसे पहले यानी कि सर्वप्रथम रेलवे मार्ग का निर्माण यानी कि किसने करवाया या किस स्थान के बीच में हुआ, ये चीज़। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा कलकत्ता एवं रानीगंज। क्या होगा? कलकत्ता एवं रानीगंज। रेलवे को राजकीय नियंत्रण में लाने की बात सर्वप्रथम किसने कही? रेलवे को राजकीय नियंत्रण में लाने की बात सर्वप्रथम
किसने कही? विलियम एकवर्थ ने, लॉर्ड डलहौजी ने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो रेलवे को राजकीय नियंत्रण में लाने की जो बात है वो सर्वप्रथम किसने की? तो ये बात सर्वप्रथम विलियम एकवर्थ ने की। किसने की? विलियम एकवर्थ ने की। भारत में प्रथम रेलवे लाइन ने किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? भारत में जो प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई तो वो किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई थी? उस समय ब्रिटेन का गवर्नर जो था वो कौन था? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड लीटन। उस समय अगर हम लोग देखेंगे तो गवर्नर कौन था, यानी भारत का गवर्नर उस समय कौन था जब प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी? तो उस समय ब्रिटिश गवर्नर के बारे में बताना है कि वो कौन था। तो ये कौन था? ये था लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। पहली बार भारतवर्ष की औसत प्रति व्यक्ति आय का सांख्यिकी अनुमान प्रस्तुत करने वाला कौन था? पहली बार भारतवर्ष की औसत प्रति व्यक्ति आय का सांख्यिकी अनुमान प्रस्तुत करने वाला कौन था? दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर फिरोज शाह मेहता। तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने किस लेख के माध्यम से लोगों का ध्यान धन निष्कासन सिद्धांत की ओर खींचा? दादा भाई नौरोजी ने किस लेख के माध्यम से लोगों का ध्यान धन निष्कासन सिद्धांत की ओर खींचा? तो ये इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया, इकोनॉमिक पॉवर्टी, एट्रोसिटीज ऑफ ब्रिटिशर्स, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी ने किस लेख के माध्यम से लोगों का ध्यान धन निष्कासन सिद्धांत की ओर खींचा? किस लेख के द्वारा? तो ये था इंग्लैंड बेट्स टू इंडिया। इंग्लैंड बेट्स टू इंडिया। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत की सही परिभाषा नीचे के किस कथन में आता है? दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत की सही परिभाषा नीचे के किस कथन में आता है? नीचे के किस कथन में आता है ये? तो देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा था। देश के संसाधनों का जो उपयोग है वो ब्रिटेन के हित में किया जा रहा था। भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। साम्राज्यवादी शक्ति के संरक्षण में ब्रिटिश उद्योगपतियों को भारत में निवेश के अवसर दिए जाते थे। भारत में ब्रिटिश समाज का आयात किया जाता है और यो देश को दिन प्रतिदिन अधिकाधिक गरीब बनाया जाता है। तो दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत के सही परिभाषा नीचे के किस कथन में दिया गया है? नीचे के किस कथन में ये परिभाषा दिया गया है? तो ये हो जाएगा भारत की राष्ट्रवादी संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। दादा भाई नौरोजी द्वारा उनकी कृति पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रस्तुत किए गए हैं। तो पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में क्या प्रस्तुत किया गया है? तो इसमें हम लोग जैसे कि देखेंगे क्या चीज़ की प्रश्न को थोड़ा और आगे तक बढ़ाएंगे और फिर उसके बाद पाएंगे कि अपवाहन सिद्धांत शब्द को निम्नलिखित कथनों में से कौन से एक समुचित रूप से परिभाषित किया गया है।
तो दादा भाई नौरोजी द्वारा उनकी कृति पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रस्तुत किया गया कि भारत की राज्य संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था, जिसके लिए देश को कई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिलता था। इसके आगे है कि भारत के संस्थानों को ब्रिटेन के हित में उपयोग किया जा रहा था, कि ब्रिटिश उद्योगपतियों को साम्राज्यिक शक्ति में संरक्षण के अधीन भारत में निवेश करने के अवसर दिए जा रहे थे, कि ब्रिटिश वस्तुएं भारत में आयातित की जा रही थी, जिससे देश दिनों दिन आधिकारिक गरीब होता जा रहा था। तो इसका जो सही जवाब होगा, ये सही जवाब क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा कि दादा भाई नौरोजी द्वारा उनकी कृति पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रस्तुत किया गया कि भारत की राष्ट्रीय एवं संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था, जिसके लिए भारत को कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिलता था। निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक है? निम्नलिखित में से कौन है जो कि पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक है? तो ये सी.आर. दास है, हेनरी कॉटन है, महात्मा गांधी है, या फिर दादा भाई नौरोजी है। तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी है। भारत में धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? भारत में धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक जो था वो कौन था? आर.सी. दत्त, हेनरी कॉटन, एस.एन. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। भारत में धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। धन निकासी के सिद्धांत का प्रमुख प्रतिपादक कौन था? धन निकासी के सिद्धांत का प्रमुख प्रतिपादक जो था वो कौन था? एम.जी. रनाडे, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, या फिर एनी बेसेंट। धन निकासी के सिद्धांत का प्रमुख प्रतिपादक कौन था? तो इसका सही जवाब जो होगा ये क्या हो जाएगा? इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश राज्य के समय में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने प्रकट किया? तो ब्रिटिश राज्य के समय में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने प्रकट किया? तो ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने, रमेश चंद्र दत्त ने, दादा भाई नौरोजी ने, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसका जो सही जवाब होगा, सही जवाब इसका क्या होगा? ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत को किसने दिया? ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो सिद्धांत है उसे किसने दिया? तो दादा भाई नौरोजी ने, गांधी जी ने, मोतीलाल नेहरू ने, या फिर तिलक ने। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत किसने दिया? तो वो सिद्धांत जो है ये दादा भाई नौरोजी ने दिया। किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने। वह प्रथम भारतीय कौन था जिसने आर्थिक निकासी के सिद्धांत की ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में भिन्नता की थी? वह प्रथम भारतीय कौन था जिसने आर्थिक निकासी के सिद्धांत की ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में अनशन किया था? तो ये दादा भाई नौरोजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, या फिर श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। ये कौन थे? तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। आर्थिक निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आर्थिक निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो किसने किया? तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया, आर.सी. दत्त ने किया, मदन मोहन मालवीय ने किया, या फिर दादा भाई नौरोजी ने किया। आर्थिक निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने किया।
आर्थिक निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आर्थिक निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, आर.सी. दत्त ने, मदन मोहन मालवीय ने या फिर दादा भाई नौरोजी ने? इसका जो सही जवाब होगा ये क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी ने। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेशी नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया? निम्नलिखित में से किसने भारत में के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया? आनंद मोहन बोस ने, बदरुद्दीन तैयबजी ने, दादा भाई नौरोजी ने या फिर फिरोज शाह मेहता ने? तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी ने। क्या होगा? दादा भाई नौरोजी ने। तो यहाँ पर हमें देखना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। और इसके बाद अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी कि जैसे दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी कि सर्वाधिक प्रभावी देन कौन सी थी? उन्होंने ने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। इसके बाद क्या हो जाएगा? उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण का आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक और दो, दो और तीन, एक दो तीन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा केवल एक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत यानी कि ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. दत्त, एम.जी. रनाडे, सर सैयद अहमद खां। बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. दत्त, एम.जी. रनाडे, सर सैयद अहमद खां। तो निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? तो ये सर सैयद अहमद खां थे। कौन थे? सर सैयद अहमद खां। औपनिवेशिक भारत के आर्थिक इतिहास को किसने निम्न 4 चरणों में विभाजित किया था? औपनिवेशिक भारत के आर्थिक इतिहास को किसने निम्न 4 चरणों में विभाजित किया था? व्यापारिक पूंजीवाद, मुक्त व्यापार पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद, वित्तीय पूंजीवाद। व्यापारिक पूंजीवाद, मुक्त पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद या फिर वित्तीय पूंजीवाद। और इसका जो सही जवाब होगा, सही जवाब इसका क्या होगा? तो इसका अगर हम लोग देखें तो सही जवाब क्या होगा? कार्ल मार्क्स होगा। क्या होगा? कार्ल मार्क्स। किसने ब्रिटिश उपनिवेशवाद को 3 क्रमिक चरणों यथा मुक्त व्यापार, वाणिज्य पूंजीवाद एवं वित्तीय साम्राज्य के रूप में वर्गीकृत किया? किसने ब्रिटिश उपनिवेशवाद को 3 क्रमिक चरणों यथा मुक्त व्यापार, वाणिज्य पूंजीवाद एवं वित्तीय साम्राज्यवाद के रूप में वर्गीकृत किया? तो ये कार्ल मार्क्स थे, दादा भाई नौरोजी थे, आर.सी. दत्त थे या फिर एम.जी. रनाडे थे। ये कौन थे? कार्ल मार्क्स, दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, एम.जी. रनाडे। तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उनके नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उनके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये क्या है कि ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। क्या है कथन, क्या है? ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। कारण इसका क्या दिया गया है? धन की निकासी का स्वरूप अति प्रतिफलित निर्यात था। धन की निकासी का स्वरूप जो था वो अप्रतिफलित निर्यात था। तो इसका कूट जो दिया हुआ है, कूट इसका क्या है कि ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है पर आर सही है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है पर आर सही है। एक गलत है यानी कि कथन इसका गलत है। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था, ये चीज़ गलत है। लेकिन इसका कारण जो है कि धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था, तो ये चीज़ क्या है? सही है। अंग्रेजी राज के समय भारत के आर्थिक पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही नहीं है? अंग्रेजी राज के समय भारत के आर्थिक पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही नहीं है? तो ये भारतीयों में योग्यता और तकनीकी कुशलता की कमी, सामुद्रिक शक्ति के अभाव के कारण पार समुद्रिक बाजार नहीं प्राप्त होना, दुर्बल श्रेणी संगठन के कारण देसी उद्योगों का असुरक्षित रहना, भारत में औद्योगिक के उद्यमियों के वर्ग का नहीं होना। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है कि अंग्रेजी राज के समय भारत के आर्थिक पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण जो है ये सही नहीं है, यानी कि गलत कारण कौन सा है? तो ये क्या हो जाएगा कि सामुद्रिक शक्ति के अभाव के कारण पार समुद्रिक बाजार प्राप्त नहीं होना। तो ये चीज़ क्या हो जाएगा? ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का प्रभाव नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का प्रभाव नहीं था? तो ये कुटीर उद्योगों का पतन, कृषि की दुर्दशा, भारतीय सैनिकों का विद्रोह, रेल का विस्तार। तो ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का प्रभाव कौन सा नहीं था? तो भारतीय सैनिकों का विद्रोह जो था ये ब्रिटिश नीतियों का प्रभाव नहीं था। अंग्रेजों की आर्थिक नीति का परिणाम क्या हुआ? अंग्रेजों की आर्थिक नीति का परिणाम जो है ये क्या हुआ? तो विदेशी आर्थिक शक्तियों ने भारतीय कृषि पर प्रभाव डाला। विदेशी आर्थिक शक्तियों ने क्या किया? विदेशी आर्थिक शक्तियों ने भारतीय कृषि पर प्रभाव डाला, सही है। इसके बाद भारतीय कुटीर उद्योग को हानि हुई। भारतीय कुटीर उद्योग को क्या हुई? हानि हुई, ये भी चीज़ सही है। भारतीय व्यापार के स्वरूप में बदलाव आया। भारतीय व्यापार के स्वरूप में क्या आया? बदलाव आया। सभी कथन सही है। तो इसका जो सही जवाब होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सही हैं। यानी कि अंग्रेजों की आर्थिक नीति का परिणाम क्या हुआ? तो विदेशी आर्थिक शक्तियों ने भारतीय कृषि पर प्रकाश डाला, सही है। भारतीय कुटीर उद्योग को हानि हुई, ये भी सही है। भारतीय व्यापार के स्वरूप में बदलाव आया, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजी भू राजस्व नीति का परिणाम नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजी भू राजस्व नीति का परिणाम नहीं था? किसानों की बढ़ती हुई गरीबी, किसानों पर बढ़ता हुआ ऋण भार, जमींदारी का विस्तार, हस्तशिल्प उद्योगों का नाश। तो इसका जो सही जवाब होगा यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजी भू राजस्व नीति का परिणाम नहीं था? तो अंग्रेजी भू राजस्व नीति का परिणाम इसमें से कौन सा नहीं था? तो ये हो जाएगा हस्तशिल्प उद्योग का नाश। हस्तशिल्प उद्योग का नाश। ये अंग्रेजी यहाँ पर किस शब्द का प्रयोग कर रहा है? भू राजस्व नीति। तो भू राजस्व नीति का
परिणाम या फिर प्रभाव ये चीज़ नहीं था हस्तशिल्प उद्योग, बल्कि किसानों की बढ़ती हुई गरीबी, किसानों पर बढ़ता हुआ ऋण भार और जमींदारी का विस्तार ये भू राजस्व नीति का परिणाम था। निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक था या फिर थे? निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक थे या फिर था? तो इसका जो ऑप्शन है, तो ऑप्शन हमारा क्या दिया हुआ है? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आर.सी. दत्त। अब नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताना है। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, या फिर एक, दो और तीन। तो निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक थे? उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक जो थे वो कौन थे? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आर्थिक आलोचक कौन थे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, एक, दो और तीन, यानी कि दादा भाई नौरोजी भी थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर भी थे और आर.सी. दत्त भी थे। किसने यह विचार व्यक्त किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति जो है, भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? किसने यह विचार व्यक्त किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति क्या है, घिनौनी है? बीजी तिलक ने, दादा भाई नौरोजी ने, कार्ल मार्क्स ने, या फिर एडम स्मिथ ने? किसने यह विचार व्यक्त किया था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स। क्या होगा? कार्ल मार्क्स। किसने यह विचार व्यक्त किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो ये कार्ल मार्क्स ने विचार व्यक्त किया था। भारत से इंग्लैंड के लिए धन का निष्कासन किसके बाद आरंभ हुआ? भारत से इंग्लैंड के लिए धन का निष्कासन किसके बाद आरंभ हुआ? स्थायी भूमि बंदोबस्त के बाद, दीवानी प्रथा प्रदान करने के बाद, मीर कासिम को हटाने के बाद, या फिर मैसूर विजय के बाद? तो ये कब हुआ? स्थायी भूमि बंदोबस्त के बाद, दीवानी प्रथा प्रदान करने के बाद, मीर कासिम को हटाने के बाद, या फिर मैसूर विजय के बाद? तो इसका सही जवाब होगा क्या चीज़? दीवानी प्रदान करने के बाद। क्या हो जाएगा? दीवानी प्रदान करने के बाद। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक का लेखक कौन था? भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक का लेखक जो है ये कौन थे? तो ये दादा भाई नौरोजी थे, एनी बेसेंट थी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, या फिर रमेश चंद्र दत्त? भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक का लेखक कौन था? तो पहली प्रसिद्ध पुस्तक का जो लेखक है ये कौन थे? तो ये थे रमेश चंद्र दत्त थे। कौन थे? रमेश चंद्र दत्त। और अगर कोई पूछ दे कि ये पुस्तक कौन सी थी, इस पुस्तक का क्या नाम था, तो इस पुस्तक का नाम भी था भारत का आर्थिक इतिहास। भारत का आर्थिक इतिहास। तो इस पुस्तक का नाम भी यही है। भारत में उपनिवेशी काल में व्हिटले आयोग का उद्देश्य था। व्हिटले आयोग का उद्देश्य था। भारत में उपनिवेशी काल में व्हिटले आयोग का जो उद्देश्य था तो ये क्या था? और आगे राजनीतिक सुधारों के लिए भारत की क्षमता का पुनरीक्षण, श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर सिफारिशें प्रस्तुत करना, भारत में वित्तीय सुधारों के लिए योजना को तैयार करना, भारत में प्रशासनिक सेवाओं के लिए विस्तृत पद्धति विकसित करना। तो इसका जो सही जवाब होगा, तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसका जो सही जवाब होगा ये होगा श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर सिफारिशें प्रस्तुत करना। तो व्हिटले आयोग का उद्देश्य क्या था? तो श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर सिफारिशें प्रस्तुत करना। व्हिटले कमीशन का संबंध था। व्हिटले कमीशन का संबंध जो था ये किससे था? श्रम से, शिक्षा से, सार्वजनिक स्वास्थ्य से, सिविल सेवा के पुनर्गठन से। व्हिटले कमीशन का संबंध था। तो व्हिटले कमीशन का जो संबंध था ये किससे था? तो ये था श्रम से। किससे था इसका संबंध?
श्रम से था। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा किया गया था? भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा किया गया था? हंटर आयोग, हर्टोग आयोग, स्ट्रेची आयोग, इंडिगो आयोग। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? स्ट्रेची आयोग। क्या होगा? स्ट्रेची आयोग। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का जो निर्माण है वो किस आयोग द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था स्ट्रेची आयोग के द्वारा। ब्रिटिश भारत के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था। तो इसका कारण क्या था? भारी उद्योगों का अभाव, विदेशी पूंजी की कमी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। तो इसका कारण जो था, इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था कि भारी उद्योगों का अभाव। इसका कारण क्या था? भारी उद्योगों का अभाव था। भारत में हथकरघा उद्योग पर अंग्रेजों द्वारा पहला गंभीर प्रहार क्या था? भारत के हथकरघा उद्योग पर अंग्रेजों द्वारा पहला गंभीर प्रहार जो था वो क्या था? तो करघों पर शुल्क लगाया जाना, बुनकरों का निर्देशित मूल्य पर अपनी वस्तु बेचने के लिए बाध्य होना, कच्चे कपास के निर्यात के कारण कपास की कमी होना, या नील और अफीम जैसी नगदी फसलों का कपास उत्पादन क्षेत्र में प्रविष्ट होना। भारत के हथकरघा उद्योग पर अंग्रेजों द्वारा पहला गंभीर प्रहार जो था वो क्या था? तो ये था बुनकरों का निर्देशित मूल्य पर अपनी वस्तु बेचने के लिए बाध्य होना। बुनकरों का निर्देशित मूल्य पर अपनी वस्तु बेचने के लिए बाध्य होना। इसके बाद है प्रथम कपड़ा मिल बम्बई में किस वर्ष खोली गई? प्रथम कपड़ा मिल जो है वो बम्बई में किस वर्ष खोली गई? 1853 में, 1854 में, 1866 में, 1879 में। 1853, 1854, 1866, 1879 में। तो इसका सही जवाब जो होगा वो क्या हो जाएगा? 1854 में। क्या होगा? 1854 में। 1881 का फैक्ट्री एक्ट निम्नांकित दृष्टि से पारित किया गया। 1881 का फैक्ट्री एक्ट निम्नांकित दृष्टि से पारित किया गया। किसी भी फैक्ट्री में 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर रोक लगाना, श्रमिकों को मजदूर संघ बनाने की अनुमति देना, औद्योगिक श्रमिकों की मजदूरी नियत करना, महिला कर्मियों के काम के घंटों को कम करना। तो इसका जो सही जवाब होगा, सही जवाब इसका क्या होगा? तो ये होगा किसी भी फैक्ट्री में 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर रोक लगाना। यानी 1881 का जो फैक्ट्री एक्ट था तो वो पारित किया गया था किस दृष्टि से? तो किसी भी फैक्ट्री में 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे को नियोजन पर रोक लगाना। 1881 का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम मुख्यतः किससे संबंधित था? 1881 ईस्वी का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम मुख्यतः किससे संबंधित था? तो वयस्क पुरुष मजदूर से, बाल मजदूर से, स्त्री मजदूर से, दुर्घटना की स्थिति में मजदूरों की क्षतिपूर्ति से। तो 1881 का जो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम था तो ये बाल मजदूर से संबंधित था। किससे संबंधित था? ये बाल मजदूर से संबंधित था। बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की? बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की? एनएम लोखंडे ने, शिंदे ने, वीपी वाडिया ने या फिर एनएम जोशी ने? बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो ये की एनएम लोखंडे ने। किसने? एनएम लोखंडे ने की। आगे देखेंगे कि बंगाल जूट श्रमिक संघ द्वारा आयोजित पहली व्यापक हड़ताल कब हुई? क्या प्रश्न है? बंगाल जूट श्रमिक संघ द्वारा आयोजित पहली व्यापक हड़ताल कब हुई? 1931 में,
1922 में, 1919 में या फिर 1911 में? 1931, 1922, 1919 या फिर 1911? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1919 में। क्या होगा? 1919 में। 1908 में बम्बई में श्रमिक संघ द्वारा आयोजित हड़ताल का प्रमुख कारण क्या था? 1908 में बम्बई में श्रमिक संघ द्वारा आयोजित हड़ताल का प्रमुख कारण क्या था? तिलक की गिरफ्तारी, महात्मा गांधी की गिरफ्तारी, सुभाष चंद्र का भारत से भाग जाना, उक्त में कोई नहीं। तो 1908 की बात है। 1908 में बम्बई में श्रमिक संघ द्वारा आयोजित हड़ताल का जो प्रमुख कारण है, तो ये प्रमुख कारण क्या था? तो ये था तिलक की गिरफ्तारी। क्या था? तिलक की गिरफ्तारी। आगे देखेंगे हम लोग कि प्रथम ट्रेड अधिनियम कब पारित हुआ? प्रथम ट्रेड अधिनियम कब पारित हुआ? 1918 में, 1920 में, 1926 में या फिर 1930 में? प्रथम ट्रेड अधिनियम कब पारित हुआ? 1918, 1920, 1926 या फिर 1930? तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या होगा? 1926 में। क्या होगा? 1926 में। निम्नांकित कथनों में से कौन सही नहीं है? कौन सा कथनों में सही नहीं है? तो भारत 1947 तक ब्रिटेन का उपनिवेश था। ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था गतिहीन रही। ब्रिटिश काल में भारतीय विनिर्मित माल का पूर्ति करता था। ब्रिटिश काल में भारत कच्चे माल का पूर्ति करता था। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा कथन जो है ये सही नहीं है, यानी कि गलत है। तो यहाँ भारत 1947 तक ब्रिटेन का उपनिवेश था, सही है। ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था गतिहीन रही, ये भी सही है। और ब्रिटिश काल में भारत कच्चे माल का पूर्ति करता था, ये भी सही है। लेकिन ब्रिटिश काल में भारत विनिर्मित माल का पुनर् करता था, तो ये चीज़ क्या है? गलत है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि कौन सी वस्तु का उत्पादन अंग्रेजी काल में नहीं होता था। कौन सी वस्तु का उत्पादन जो है ये अंग्रेजी काल में नहीं होता था? तो इसका जवाब जो है कि कौन सी वस्तु का उत्पादन अंग्रेजी काल में नहीं होता था, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र जो है ये अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो ये बिहार, दक्षिण भारत, गुजरात, असम। कौन सा? बिहार, दक्षिण भारत, गुजरात या असम। तो अफीम उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था? तो ये प्रसिद्ध था बिहार। कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था? बिहार। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं क्या थी? 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं क्या थी? तो कपास, चीनी, जूट, तांबा। तांबा, इस्पात, नमक, कच्चा रेशम। घोड़े, नमक, चीनी, रेशम। सोरा, कच्चा रेशम, चीनी, अफीम। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं क्या थी? तो ये वस्तुएं सोरा, कच्चा रेशम, चीनी और अफीम थी। क्या थी? सोरा, कच्चा रेशम, चीनी और अफीम। 18वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन तांबे एवं पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे? 18वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन तांबे एवं पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे? तो ये बम्बई, कलकत्ता और पूना, अहमदाबाद, दिल्ली और नासिक, बनारस, पूना और नासिक, बनारस, आगरा और लखनऊ। तो तांबे एवं पीतल उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध थे? तो ये बनारस, पूना और नासिक। क्या हो जाएगा? बनारस, पूना और नासिक। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि आरंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसमें थी? यानी कि प्रारंभ की अगर हम लोग बात करते हैं तो यूरोपीय व्यापारी की रुचि किसमें थी? वो किस लिए भारत में व्यापार करते थे? तो मसाले, सिल्क, नील या अफीम। आरंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि जो थी वो किसमें थी? तो वो थी मसालों में। किसमें थी?
मसाले में। 19वीं शताब्दी में भारत सरकार की आय का सबसे प्रमुख साधन क्या था? 19वीं शताब्दी की अगर हम लोग बात करें तो इसमें भारत सरकार की आय का सबसे प्रमुख साधन क्या था? तो आबकारी राजस्व, अफीम राजस्व, भू राजस्व, आयात शुल्क। 19वीं शताब्दी में भारत सरकार की आय का सबसे प्रमुख साधन जो था वो क्या था? तो ये था भू राजस्व। क्या था? भू राजस्व। 19वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत से ब्रिटिश निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात करते थे? 19वीं शताब्दी की बात करें तो 19वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत से ब्रिटिश निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात करते थे? इस्पात का, कोयले का, ऊनी वस्त्र का, कपास का। तो निर्यात क्या चीज़ का करते थे अंग्रेज भारत से? तो ये निर्यात करते थे कपास का। किसका करते थे? कपास का निर्यात करते थे। आगे देखेंगे, 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा प्रमुख उद्योग भारतीय पूंजीवादियों के हाथ में था? 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा प्रमुख उद्योग भारतीय पूंजीवादियों के हाथ में था? तो ये जूट उद्योग, खनन उद्योग, लौह एवं इस्पात और सूती वस्त्र। क्या हो जाएगा? जूट उद्योग, खनन उद्योग, लौह एवं इस्पात या फिर सूती वस्त्र। तो 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा प्रमुख उद्योग भारतीय पूंजीवादियों के हाथ में था? भारतीय पूंजीवादियों के हाथ में था। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा सूती वस्त्र। क्या हो जाएगा? यहाँ पर वस्त्र होगा सूती वस्त्र। परवर्ती 19वीं शताब्दी में कौन सा प्रमुख उद्योग भारतीय पूंजीपतियों के हाथ में था? परवर्ती 19वीं शताब्दी में कौन सा प्रमुख उद्योग भारतीय पूंजीपतियों के हाथ में था? तो ये जूट उद्योग था, खनन उद्योग था, लौह एवं स्टील उद्योग था या फिर वस्त्र उद्योग था। तो परवर्ती 19वीं शताब्दी में पूछ रहा है, परवर्ती 19वीं शताब्दी में कौन सा प्रमुख उद्योग भारतीय पूंजीपतियों के हाथ में था? तो ये था वस्त्र उद्योग। क्या था? वस्त्र उद्योग था। भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ग्रामीण ऋणग्रस्तता की क्रमिक वृद्धि का कारण था। भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ग्रामीण ऋणग्रस्तता की क्रमिक वृद्धि का कारण था। क्रमिक वृद्धि का कारण क्या था? तो ये था भूमि जोत। क्या था? भूमि जोत का विखंडन, कुटीर उद्योग का पतन, सिंचाई सुविधाओं के विकास का अभाव, नगदी फसलों का चलन। इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। तो 1, 2, 3, 2 और 4, 1, 3, 4 या फिर 1, 2, 3, 4। तो इसमें सही हमें बताना है कि भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ग्रामीण ऋणग्रस्तता की क्रमिक वृद्धि का कारण क्या था? तो क्रमिक वृद्धि का कारण क्या था इसमें? तो इसमें हम लोग देखेंगे कि भूमि की जोत का विखंडन सही है, कुटीर उद्योगों का पतन ये भी सही है, सिंचाई सुविधाओं के विकास का अभाव ये भी सही है और नगदी फसलों के चलन ये भी क्या है? सही है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4। बंगाल में अंग्रेज निर्यात करते थे। बंगाल में अंग्रेज क्या निर्यात करते थे? बंगाल से चीनी, नमक, रेशम ये सभी। बंगाल से अंग्रेज क्या निर्यात करते थे? तो ये लोग चीनी भी निर्यात करते थे, नमक भी निर्यात करते थे, रेशम भी निर्यात करते थे। तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? ये सभी। अगला देखेंगे हम लोग, 17वीं शताब्दी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्यात व्यापार में कौन सी वस्तु प्रमुख थी? 17वीं शताब्दी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्यात व्यापार में कौन सी जो वस्तु है, कौन सी वस्तु प्रमुख थी? तो ये सूती वस्त्र, अफीम, मसाले, चीनी। सूती वस्त्र, अफीम, मसाले या फिर चीनी। तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या हो जाएगा? सूती वस्त्र। क्या होगा? सूती वस्त्र। ब्रिटिश राज्य में भारत के भयानक गरीबी का कारण निम्नलिखित में से क्या नहीं था? ब्रिटिश राज्य में भारत के भयानक गरीबी का जो कारण था वो निम्नलिखित में से
क्या नहीं था? तो कृषि उत्पादन और देसी उद्योगों का क्षरण, भारत में विदेशी पूंजी का लगना, आधुनिक उद्योगों का अपर्याप्त विकास, ऊंची कर दरें। तो ब्रिटिश राज्य में भारत की भयानक गरीबी का कारण निम्नलिखित में से क्या था? तो भयानक गरीबी का जो कारण था वो था भारत में विदेशी पूंजी का लगान। भारत में विदेशी पूंजी का जो लगान था ये क्या था? ब्रिटिश राज में भारत में भयानक गरीबी का कारण था। अब हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार की नीतियों के फलस्वरूप भारतीय कृषक वर्ग की निर्धनता का कौन सा प्रमुख कारण था? निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार की नीतियों के फलस्वरूप भारतीय कृषक वर्ग की निर्धनता का कौन सा प्रमुख कारण था? तो ये भू अभिजात्य वर्ग का सृजन करना, सिंचाई के उन्नत साधनों को सुलभ कराने में उदासीन होना, कृषक वर्ग के लिए सस्ते बीज और उर्वरक का प्रबंध करने में असफल होना, ब्रिटिश शासन के अधिकतम काल में कृषि वर्ग पर अधिक भूमि कर लगाना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार की नीतियों के फलस्वरूप भारतीय कृषक वर्ग की निर्धनता का कौन सा प्रमुख कारण था? तो ये था ब्रिटिश शासन के अधिकतम काल में कृषक वर्ग पर अधिक भूमि कर लगाना। ये इसका सही कारण होगा। डच व्यापारी निम्न में क्या भारत से खरीदकर मसालों के बदले ईस्ट इंडिया में बेचा करते थे? डच व्यापारी जो थे वो निम्नलिखित में से क्या भारत से खरीदकर मसालों के बदले ईस्ट इंडिया या ईस्ट इंडीज़ में बेचा करते थे? तो ये अफीम था, नील था, साल्ट पीटर था या फिर सूती वस्त्र था? तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? सूती वस्त्र था। ये क्या था? सूती वस्त्र था। अगला देखेंगे कि औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत कथन जो है ये कौन सा है? तो ब्रिटिश की मौजूदगी से देसी पूंजीवादी में अवरोध आया। ब्रिटिश की मौजूदगी से देसी पूंजीवादी में अवरोध आया। अबंधता से देसी पूंजीवाद को सक्रिय रूप से बढ़ावा मिला। पूर्वी भारत में श्वेत सामूहिक एकाधिकार यानी कि व्हाइट कलेक्टिव मोनोपोली सबसे पहले आया तथा सर्वाधिक सुदृढ़ बना। और रेलवे के निर्माण से पहले बॉम्बे के भीतरी प्रदेश में प्रवेश करना कठिन था। तो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अबंधता से देसी पूंजीवाद को सक्रिय रूप से बढ़ावा मिला। अबंधता से देसी पूंजीवाद को सक्रिय रूप से बढ़ावा मिला। तो ये जो है ये कथन जो है इसमें से सही नहीं है। तो सही हमारा जो जवाब होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी। दस्तक शब्द से तात्पर्य है। दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य है? इसका क्या अर्थ है? तो विद्रोह, शुल्क मुक्त व्यापार, बंदरगाह, बाजार। दस्तक शब्द से तात्पर्य है। दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य है? तो ये हो जाएगा शुल्क मुक्त व्यापार। दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा? शुल्क मुक्त व्यापार होगा। भारतवर्ष में आधुनिक उद्योगों के तिथि क्रम में सर्वप्रथम कौन सा उद्योग आता है? भारतवर्ष में आधुनिक उद्योगों के तिथि क्रम में यानी आधुनिक जो उद्योग है उसके तिथि क्रम में सर्वप्रथम कौन सा उद्योग आता है? कॉफ़ी, नील, जूट या फिर चाय? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये क्या होगा? जूट। क्या होगा? जूट। भारतवर्ष में आधुनिक उद्योगों के तिथि क्रम में सर्वप्रथम कौन सा उद्योग आएगा? तो ये होगा जूट उद्योग। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिश राज्य काल में महाजनी वर्ग के विकास का क्या प्रमुख कारण था? ब्रिटिश राज्य काल में महाजनी वर्ग के विकास का क्या प्रमुख कारण था? तो प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों की बर्बादी, लोगों का खर्चीला स्वभाव, किसानों से अधिक भू राजस्व की मांग, कृषि के लिए पूंजी की आवश्यकता। तो इसका जो सही जवाब होगा, सही जवाब इसका क्या होगा? किसानों के अधिक भू राजस्व की मांग। किसानों से
अधिक भू राजस्व की मांग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा भारत में कंपनी सरकार के राजस्व के प्रमुख स्रोत थे? तो ये कौन से थे? भू राजस्व, नमक और अफीम व्यापार का एकाधिकार, माल भाड़ा, रूपांतरण ऋण पत्र, साइर अर्थात सीमा शुल्क, पथकर, उत्पाद शुल्क इत्यादि। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। कूट है 1, 2 एवं 3, 1, 2 एवं 5, 2, 3 एवं 4 और 1, 3 एवं 5। तो हमारा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन से भारत में कंपनी सरकार के राजस्व के प्रमुख दोष थे? कंपनी राजस्व के प्रमुख दोष जो थे वो कौन से थे? तो ये कौन से थे? भू राजस्व था। क्या था? भू राजस्व। नमक और व्यापार, अफीम व्यापार का एकाधिकार था। ठीक है। और इसके आगे हम लोग देखेंगे कि साइर क्या होगा? साइर यानी अर्थात सीमा शुल्क, पथकर, उत्पाद शुल्क इत्यादि। तो ये तीनों होगा। तो 1, 2 और 5। तो ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 5। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था तो भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए, ब्रिटिश नागरिकों द्वारा किए जा रहे प्रजातीय भेदभाव के लिए, ब्रिटिश हित के लिए किए जा रहे भारतीय हित के दमन के लिए, भारतीय रियासतों के राजाओं पर ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंटों को दी जा रही तरजीह के लिए शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग जो है वो किया जाता था। तो इसका जो सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा तो ये क्या हो जाएगा? भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। किस लिए? भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। बंगाल में अकाल का कारण क्या था? बंगाल में अकाल का क्या कारण था? पर्याप्त वर्षा का ना होना, भूमि का क्षरण, सरकार द्वारा वस्तुओं का ना भेजना, उक्त में कोई नहीं। तो बंगाल में अकाल का जो कारण था वो क्या था? सरकार द्वारा वस्तुओं का ना भेजना। क्या था? सरकार द्वारा वस्तुओं का ना भेजना। भारत में स्थापित होने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा था? भारत में स्थापित होने वाला जो पहला वाणिज्यिक बैंक था वो कौन सा था? यूनियन बैंक, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे। तो भारत में स्थापित होने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक जो है ये कौन सा था? तो ये था बैंक ऑफ कलकत्ता। क्या था? बैंक ऑफ कलकत्ता था। प्रथम वाणिज्यिक बैंक कहाँ था? प्रथम वाणिज्यिक बैंक कहाँ था? मद्रास में, कलकत्ता में, बॉम्बे में या फिर दिल्ली में? प्रथम वाणिज्यिक बैंक कहाँ था? तो ये था कलकत्ता में। कहाँ था? कलकत्ता में। प्रथम वाणिज्यिक बैंक कलकत्ता में। पुर्तगालियों ने भारतीय व्यापार और उद्योग को कैसे प्रभावित किया? पुर्तगालियों ने भारतीय व्यापार और उद्योग को कैसे प्रभावित किया? तो गुजरात और कालीकट को जहाज़ों के निर्माण या सशस्त्र नौकाओं के संचालन से रोककर, मालाबार तट पर बंदरगाहों के बीच व्यापार तथा भारतीय तटों से फारसी तटों के बीच व्यापार पर एकाधिपत्य स्थापित कर, उपर्युक्त ए एवं बी दोनों प्रकार से अरबों को निष्कासित कर भारत की स्थानीय शक्तियों को घोड़ों के निर्यात के दामों को निर्देशित कर। तो पुर्तगालियों ने भारतीय व्यापार और उद्योग को कैसे प्रभावित किया? तो ये अरबों को निष्कासित कर भारत की स्थानीय शक्तियों को घोड़ों के निर्यातों के दामों को निर्देशित कर। अरबों को निष्कासित कर भारत की स्थानीय शक्तियों को घोड़ों के निर्यात के दामों को निर्देशित कर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? भिलाई इस्पात षड्यंत्र का निर्माण यूएसएसआर ने सहायता की। भिलाई इस्पात षड्यंत्र के निर्माण में यूएसएसआर ने सहायता की। बोकारो इस्पात षड्यंत्र के निर्माण में अंग्रेजों ने सहायता की। अब उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन जो है वो सही है?
केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें जो क्या सही है, तो इसमें सही है भिलाई इस्पात संयंत्र के निर्माण में यूएसएसआर ने सहायता की। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, केवल एक। क्या होगा, केवल एक। 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की थी? 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की थी? तो ये M.R. जयकर थे, मोतीलाल नेहरू थे, C.R. दास थे या फिर मदन मोहन मालवीय थे। ये कौन थे? तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या होगा, M.R. जयकर थे। कौन थे? M.R. जयकर। निम्नलिखित राष्ट्रवादियों में से उनका नाम लिखिए जो योजनात्मक आर्थिक विकास के आधार पर राष्ट्र निर्माण के पक्षधर थे। वे एक अभियंता भी थे। निम्नलिखित राष्ट्रवादियों में उनका नाम लिखिए जो योजनात्मक आर्थिक विकास के आधार पर राष्ट्र निर्माण के पक्षधर थे। वे एक अभियंता भी थे। तो ये क्या हो जाएगा, VKRV राव, KT शाह, M विश्वेश्वरैया, मेघनाथ शाह। तो निम्नलिखित राष्ट्रवादियों में से उनका नाम लिखिए जो योजनात्मक आर्थिक विकास के आधार पर राष्ट्र निर्माण के पक्षधर थे और साथ ही साथ वो एक अभियंता भी थे। इसका सही जवाब होगा M विश्वेश्वरैया। कौन थे? M विश्वेश्वरैया थे। अंग्रेजी आर्थिक नीति को किसने औपनिवेशिक अर्थनीति की संज्ञा दी? औपनिवेशिक आर्थिक नीति को किसने, यानी अंग्रेजी आर्थिक नीति को किसने औपनिवेशिक अर्थनीति की संज्ञा दी? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने या फिर मदन मोहन मालवीय ने? तो अंग्रेजी आर्थिक नीति को किसने औपनिवेशिक अर्थनीति की संज्ञा दी? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे ये? जवाहरलाल नेहरू थे। 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया? 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय अपनाया गया जो कि भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं था? तो ये जहाँ भी संभव हो कच्चे माल के व्यापार पर एकाधिकार करना और उन्हें ऊंची दरों पर बेचना। भारतीय कारीगरों को नियत मात्रा में और नियत कीमत पर गुणवत्ता के उत्पादित करने के लिए बाध्य करना। मुक्त व्यापार की नीति और भारतीय व्यापारियों का किसी भी तरीके से प्रतियोगिता से निष्कासन। तो इनमें से क्या है जो कि भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया था? तो ये है मुक्त व्यापार की नीति। क्या हो जाएगा? मुक्त व्यापार की नीति। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही हम लोग रहने देते हैं। इसके आगे मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग आगे बढ़ते हुए अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा और इसी तरह के और भी वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ में बने रहें। लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।